जो लेंस है उस लेंस में से लाइट की रे जब पास की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ से लाइट पास करेंगे तो दूसरी तरफ से निकलेगी, लेंस है। लेकिन मैटर ये करता है कि मैं लाइट को किस डायरेक्शन में पास कर रहा हूं, इंसिडेंट कर रहा हूं। इस चीज को समझने के लिए 3 रूल पढ़ेंगे। देयर आर 3 रूल्स जो हमको समझाते हैं कि लाइट को किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में पास करने पे जो आगे से निकलने वाली रिफ्रैक्टेड रे होती है वो किस डायरेक्शन में जाती है या कहां से पास होती है। इस पूरे कहानी को समझने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ जरूरी नाम है, वो हमें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, लेंस में फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, ये सभी बातें हमें जानना समझना पहले जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग इसका डिस्कस कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि यार ये जो लेंसेस है ये असल में स्पेरिकल लेंसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ तो यार ये ओरिजिनली कॉन्वेक्स लेंस जो है ये 2 स्पेयर से मिलकर बनी हुई है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में समझा था बखूबी कि यार ये 2 लेंसेज को मिलकर के 2 स्पेयर्स को कंबाइन करके ये एक लेंस बनती है। अब मैं इमेजिनरी तौर पे अगर इसका स्पेयर कंप्लीट कर लूँ, जो कि कर सकता हूँ, मेरे को पता है ये एक इतना कर्व है तो ये पक्का रहेगा कि इस कर्व का कंप्लीट करने वाला कोई सर्कल का हिस्सा भी होगा, स्पेयर का हिस्सा भी होगा, सर्कल बोल रहा हूँ सॉरी। उसी स्पेयर का कुछ हिस्सा कट करने से वो लेंस मिली है ना, ऐसा इसी तरफ या दूसरी स्पेयर होगी। तो मैं जानता हूँ यार ये कहीं ना कहीं पे ये लेंस जो है उसका अपना एक स्पेयर कंप्लीट करेगी, इमेजिनरी तौर पे, मैं रियल में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, करेगी ना, अपना एक पूरा स्पेयर ये कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगी। तो उस इमेजिनरी स्पेयर का अगर मैं सेंटर देख लूं, स्पेयर है, सेंटर रहेगा, पक्की बात। वो पॉइंट को सेंटर बोलते हैं जहां से मैं कितनी भी इसको रेडियस निकाल लूं तो सबका डिस्टेंस क्या आएगा, उसको रेडियस बोलते हैं। पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। अब उस सेंटर से और इस खुद लेंस का भी एक सेंटर रहेगा, पता है क्या बोलते हैं उसको? है पता किसी को? बताओ। ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का खुद का सेंटर है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और जो इस पूरे स्पेयर का सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि इस कर्वेचर का सेंटर जो इस स्पेयर को इमेजिनरी तौर पे कंप्लीट कर रहा होगा वो यहां पे एग्जिस्ट करता है। बातें समझ आ रही है परदेसी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट जो हमारे पास जो भी लेंस होगी उसके इमेजिनरी स्पेयर को कंप्लीट कर रहा होगा, उस स्पेयर का सेंटर, उस पर्टिकुलर स्पेयर का सेंटर जिस हिस्से की वो लेंस बनी हुई है। अगर ये मेरे पास लेंस का कर्व है तो कहीं ना कहीं पे ये कर्व जाकर के अपना सर्कल पूरा करेगा, अपना स्पेयर पूरा करेगा। अगर ऐसा मेरे पास लेंस है तो ये बड़ा सा कहीं ना कहीं पे जाके अपना स्पेयर पूरा करेगा। तो कोई भी लेंस का हिस्सा हो कहीं ना कहीं पे वो अपना स्पेयर जाकर के पूरा करेगा इमेजिनरी तौर पे। तो उस स्पेयर का जो सेंटर होता होगा उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जबकि जो खुद इस पर्टिकुलर लेंस का सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे उसको? ऑप्टिकल सेंटर। 2 बातें क्लियर? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों में से अगर एक
लाइन पास कर दे, इन दोनों में से अगर एक लाइन पास कर दे तो ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? देखो नामकरण किया गया है हर चीज का, वो नामकरण हमें आगे चल करके काफ़ी हेल्प करेगा चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए। तो ये सब याद करने पड़ेंगे नाम। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है। मिरर्स की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे पोल बोला जाएगा उस चीज़ को, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सब चीज़ें, ये सब नाम जो है अपने को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब बारी न्यूमेरिकल्स के आएंगे तो ये सब हमें काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, इमेज कहाँ पे बनी, अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनी, हाँ, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ये सब नाम हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करने पड़ेंगे। हो जाएंगे याद, कोई बड़ी बात यार, रटने की भी जरूरत पड़ी थी, ऐसे ही याद रह जाते हैं, है ना, सिंपल ही तो है। जो इस पूरे कर्वेचर का सेंटर होगा, यानी कि स्पेयर का सेंटर, उसको नाम दिया जो ये खुद लेंस का सेंटर होगा, सेंटर की CNTER होती है, RE होती है, यहाँ पे RE ओली होती है ना, ठीक है, हाँ करेक्ट कर लो अगर मैंने गलत कर भी दिया तो। जो ये खुद लाइन इन दोनों में से पास होती है, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, सबके मुंह पे एक जोर की चमाट खुद से लगा लो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? देख भाई, ये पूरा स्पेयर है, झुपक झुपक, ये इस रेडियस को लेकर के बना ना, तो उस कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसके वैसे लेंस का कर्व बना ना, तो ये रेडियस, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में। स्पेयर है ना भाई, गोला है, सर्कल थोड़ी ना है। यहाँ पे 2D इमेज देख रहे हो क्योंकि बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड इज अ प्लेन 2 डायमेंशनल। असल में तो 3D है, असल में तो स्पेयर है, बॉल है भाई, गोला है, उसका काट दिया हिस्सा, थोड़ा सा लेंस बन गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है रक्षा? रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसको R से डिनोट करते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं। एग्जैक्टली इसका आधा डिस्टेंस जहां पे आएगा, वो जो पॉइंट रहेगा उसको बोलते हैं F, प्रिंसिपल फोकस। फोकस दो बेटा, ध्यान दो, प्रिंसिपल फोकस F से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल F। और इस प्रिंसिपल फोकस से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो जो लेंथ होगी, वो जो डिस्टेंस होगा, जो इसके
ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का है, वहां तक का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का, वो कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। क्या ये फोकस या प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पे इसके अंदर अगर मैं रे पास करूं तो सभी रेस उसी पॉइंट से गैदर होकर के निकलेगी? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ना बेटा। और ये पॉइंट कहां पे आता है? बराबर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस पे आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि F इज इक्वल टू R/2? अरे आई क्या बात समझ? अरे फील करो, फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। हाँ, अकेला राहुल फील कर रहा है, मजे ले रहा है, पूरे हंस रहा है। देखो कैसा राहुल आया समझ बेटा। हाँ, सबसे ज्यादा तेरे को ही समझ आया। सर नो, वेरी गुड। तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी रहेगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो, अच्छा और एक चीज, ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते, ये भी याद रख लो, ठीक है? O से डिनोट करते इसको O, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से, प्रिंसिपल फोकस को P से। अच्छा, P का पोल वाला मतलब भी होता है मिरर में, यहाँ पे नहीं, ठीक है? चीजें क्लियर? अरे यस और नो? यस सर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा इन सबको लेकर के, कोई कंफ्यूजन होना? फील तो करो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जहां पे कर्व बन रहा है पूरा, उसका स्पेयर का रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आधा कर दो, प्रिंसिपल फोकस उस पॉइंट पे आएगा, तो आधी लेंथ होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसके बराबर होगी? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, तो इसलिए F इज इक्वल टू R/2। ओके सर, जो लाइन है कॉमन इन सभी पॉइंट से मिलकर के सभी पॉइंट से एक बारी पास हो रही है ना, वो लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस? ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसी लाइन के ऊपर कौन आता है? फोकस आता है। चीजें क्लियर? और ये खुद पूरी क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बारे में हमने सब पढ़ा। क्या ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई? अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल इसके, वो आपको ऐसे समझ आएंगे, ऐसे, ठीक है? चलो छाप लो इसको, पहले राइट डाउन फास्ट। ओके, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। अब पढ़ने हैं 3 रूल। कितने रूल? ये बोलते हैं कि यार अगर ये मेरे पास लेंस है, क्या है मेरे पास? कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। सबका हो जाना चाहिए। कौन सी लेंस है? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? अब यहाँ पे जाहिर सी बात एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और मान ले इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल में एक रे पास करता हूं। मैंने एक लाइट की रे ली, खचाक, ओके? ये लेंस खचाक, जैसे इसके ऊपर रे गिरेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तुरंत बेंड हो जाएगी। बेंड तो होनी है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन बराबर वहां पे बेंड होगी कि ये इसके फोकस में से पास हो जाएगी। सुन ध्यान से, बहुत बढ़िया है। सो इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है मालूम? ओके सर। देन रिफ्रैक्टेड रे गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो लेंस में से गुजरने के बाद वो फोकस में से गुजरेगी। इज दैट क्लियर? ये पहला रूल है। दिस इज फर्स्ट रूल। तो यहां पे आपके बुक में भी इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं ये लोग, लेकिन क्योंकि ये लेंस है, क्योंकि ये क्या है? लेंस है, तो हम हमेशा यहां पे 2 फोकस ड्रॉ करते हैं। देख भाई, इधर से भी तो लाइट आ सकती है, कांच की इस तरफ से डालो, इससे कोई फर्क पड़ता है? एक तो ये फोकस है ही, इसको F2 बोलेंगे। यहां से सेम इतने ही डिस्टेंस पे F1 रहेगा। तो कभी मान ले मैं इस तरफ से लाइट पास कर दूं तो वो इस फोकस से गुजरेगी। अरे है कि नहीं? हाँ, अब तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, हालांकि हम आगे चल करके साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और साइन कन्वेंशन में हम ये समझ आएगा कि हमेशा हम रेस को लेफ्ट से लेके राइट जाते हुए ही दिखाते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, चलो पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा।
मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगा। ओके, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। मैं तो बोला बर्बाद, इतना सब पढ़ाया। refracted ray, when incident ray is coming parallel to principal axis, when an incident ray is coming parallel to principal axis, refracted ray passes from the principal focus, refracted ray passes from the principal focus। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। ऐसे ही समझते सेकंड को। ये मेरे पास एक, बोलो क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अब सेकेंड रूल, सेकेंड रूल में मैं ये बोल रहा हूं, मान ले मेरा इंसिडेंट रे ही खुद प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ आ गया। हो सकता है ऐसा, हो सकता है मैंने रे को प्रिंसिपल फोकस में से पास कर दिया, तो अपने आप जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल निकल जाएगा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। अरे सीधी सिंपल साधारण बात है, इसका एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है मैं बोलूं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा ऐसा? बिल्कुल सर, ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, सेम इतने ही डिस्टेंस पे फोकस F2 रहेगा, ये रे कहलाएगा और ये रे कहलाएगा। So whenever incident ray passes from the principal focus, then the refracted ray goes parallel to the principal axis। ये हो गया रूल नंबर। और एक है, क्या है सर? अब सीधा इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर में घुसा देंगे, इधर उधर किधर नहीं। ये मैंने लिया अपनी लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने क्या करना है, मैंने ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना यहाँ पे, ओ यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं ना, यह दिखा देते चलो, ओ है ना ऑप्टिकल सेंटर, मैंने अपनी इंसिडेंट रे सीधा डाल देनी है कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। ची जब मैंने अपनी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में डाली, चाहे मैं किसी एंगल पे डाल दूं, चाहे मैं ऐसा डालूं, फर्क नहीं पड़ता, इन विच एवर डायरेक्शन आई इंसिडेंटेड, बट इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट अवे, रिफ्रैक्शन होगा ही। क्लियर? देखो लेंस कैसे काम करती है, बढ़िया है ना। सही आपका रहेगा इंसिडेंट रे, बोलेंगे इसको रिफ्रैक्टेड रे, ऑप्शन नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये रूल बोलेगा आपको कि यार व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और ये है थर्ड रूल। रिफ्रैक्शन के रूल फॉर लेंसेस समझ में आए? रिफ्रैक्शन के रूल किसके लिए पढ़े हमने? लेंसेस के लिए। समझ में आए? ड्रॉ कर लो जल्दी से। थ्योरी लिख के दो इसकी ऐसे, व्हेन इंसिडेंट रे इस पास लिखवा के दो। हाँ आप लिखोगे, हर डायग्राम के नीचे लिखना, ठीक है? यस करो। चल अब कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि कुछ मान लेना। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? मान लेना। तो हम यहाँ पे कैसे रे डायग्राम बनाई जाती है। अब रे डायग्राम एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसके मदद से हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेजेस बनती कैसी है। ये रे डायग्राम आपका एक सहारा होगा बेटा, एक फॉर्मूला दे देगा आपको। रे डायग्राम जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे रे डायग्राम आपको ना ये पूरी ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे कैसे बनती है इसका फॉर्मूला बना के दे देगा। मतलब रे डायग्राम निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। एक रे डायग्राम ही वो जरिया है जिसके मदद से हम बिना प्रैक्टिकली परफॉर्म किए ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे मिलेगी। रे डायग्राम इज ओनली द तरीका, इज द वे जिसकी मदद से बिना प्रैक्टिकली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज उसकी कैसे देखने मिलेगी। ओके, तो अपॉन गिवन पैरामीटर्स वी कैन डू दिस। कैसे? रे डायग्राम की मदद से। अब ये रे डायग्राम जो है इसको बनाने के कुछ नियम है, इसके लिए कुछ कन्वेंशन है जो हमने मान रखे हैं। वही सारे कन्वेंशन अभी हम पढ़ेंगे पहले तो, जिसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइन कन्वेंशन मैथमेटिक्स में पढ़े हो, सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द, ये मैंने इसको पर्सनली बैठ के पढ़ाया था। किसको? सिमरन को। तो उसको देख कितना अच्छे से याद हो गया है। अब नहीं भूलेगी ना?
सिमरन को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रही थी, क्लास ज्वाइन किया था तब, तो इसलिए तो पढ़ाना पड़ा था ना, नालायक। तो जैसे मैथमेटिक्स में भी कन्वेंशन है साइन का, ऐसे यहां पर रे डायग्राम्स निकालने के लिए भी कन्वेंशन है साइन का, वो हमें फॉलो करना है, तभी हमारी रे डायग्राम एक्यूरेट रहेगी और हम उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो क्या है कन्वेंशन, आइए देखते हैं बोर्ड पे। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए क्या है, अब लाइन बना ली तो समझ जाने का, ये क्या होगा। अब हम जो है कन्वेंशन को समझने के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसा मान लेते, मानने में कोई बुरी बात नहीं है। एक्स एक्सिस सबको पता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है, दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को होते हैं परपेंडिकुलर। और एक जो वाई एक्सिस है वो मैं यू मान के चल लेता हूं कि बेटा उसके अलोंग मेरी लेंस रखी हुई है, चलेगा, चलेगा, ये रहेगा ऑप्टिकल। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे वाई एक्सिस के अलोंग मैंने क्या रखी हुई है, मेरी लेंस रखी हुई है। अब जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, जिसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में ये ओरिजिन होता है, बराबर बराबर हमारी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो हम इस ओरिजिन के ऊपर ओवरलैप करेंगे। दिखाई दे रहा है? इस हिसाब से आपको इमेज बना के रखनी दिमाग में, तभी आप मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख लेता हूं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब जैसे ग्राफ में जो आप एक्स और वाई एक्सिस निकालते हो बेटा, तो आपको पता है कि ओरिजिन से लेकर के राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस आप लिखोगे वो सभी कैसे होते हैं, होते कि नहीं होते। इस ओरिजिन से लेकर के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस लिखोगे वो कैसे होते हैं, ये भी नोट कर देता हूं, ये लेफ्ट है और ये राइट। फिर यहां से आप लोग जो ऊपर की तरफ डिस्टेंसेस लिखते हो वो कैसे होते हैं, और जो नीचे की ओर डिस्टेंसेस लिखते हो कैसे होते हैं। ये बात पक्की सबको पता है, बिल्कुल जो हमने यहां पे अभी बोला ऐसा ही हम लोग करेंगे हमारी रिफ्रैक्शन के लिए, लेंस के रे डायग्राम के लिए। सर नहीं समझ आ रहा, ध्यान दो, बहुत समझ आएगा अच्छे से, मैंने बोला ध्यान दे बेटा। होता क्या है ना, जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज है वो लेंस से किसी एक दूरी पे रहेगी, लेंस में घुसा के थोड़ी ना रख देंगे, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा फिर उसकी इमेज मिलेगी, बराबर। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से उसको हम u से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय u, डिस्टेंस ऑफ किससे डिनोट करेंगे, फिर आता है डिस्टेंस ऑफ, दो ही तो चीजें ऑब्जेक्ट और इमेज, वो आता है। सर एग्जाम में याद नहीं रहता, ऑब्जेक्ट क्या इमेज क्या, नहीं रहता ना याद। u किसको है, u ऑब्जेक्ट का था कि इमेज का था, v ऑब्जेक्ट का था कि इमेज का था। तो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं, बताओ। तरीका बहुत सिंपल, बड़ा सादा, बड़ा सुंदर, बड़ा आसान। पहले कभी भी याद रख लो, पहले कभी भी ऑब्जेक्ट आता है फिर उसकी इमेज आती है, बोलो पहले कभी भी फिर उसकी इमेज आती है, या इमेज पहले आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा कभी होगा, मैं आईने के सामने मैं आईने के सामने जाने से पहले आईने में मैं आ गया, फिर मैं सामने आया आईने के पहले, भाई खुद ऑब्जेक्ट आईने के सामने आएगा तो उसकी इमेज दिखेगी ना। पहले हमेशा कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसकी बराबर बात। तो हमेशा पहले कौन, जोर से बोल, हमेशा पहले कौन और बाद में कौन। अब इमेजिन करो एबीसीडी में भी क्या होता है, पहले कौन बाद में कौन, तो पहले पहले वाला जोड़ दो, बाद बाद वाला जोड़ दो। अब भूलने का कारण, तो हमको पता चल गया पहले आता है यू, बोले तो ऑब्जेक्ट रहेगा और इमेज रहेगा। अब भूलेंगे, अब कंफ्यूजन होगा यू क्या था वी क्या था,
अब पता है यू ऑब्जेक्ट रहेगा, पहले आता है, वी बाद में आता है, इमेज बाद में आती है। अब याद रहेगा वी इमेज के लिए है, कंफ्यूजन बनेगा? इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो सर, ये डिस्टेंसेस होते क्या है? अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन का कन्वेंशन है, तरीका है। तो तरीका क्या है? हम जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जितने भी इस लेंस से दूर होगा, वो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। मान ले यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे एक एरो की मदद से दिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो की मदद से दिखाया जाता है, ऐसे अपराइट एरो। कैसा? अपराइट एरो, इसको अपराइट बोलते हैं, ठीक है? अपराइट एरो, ऐसा अपराइट एरो, बराबर ना भाई? ऐसा। अब ये जो एरो है, इसको हल्के में मत लेना। यहां पे दो चीजें छुपी हुई है। एक तो ऑब्जेक्ट है एरो, तो चलो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो है ही, जो कि इस एरो की पोजीशन से लेकर के इस ऑप्टिकल सेंटर तक का रहेगा, जिसको अपन बोलेंगे यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस लेंस से ये ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा हुआ है। क्लियर बात? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज जो है इसके अंदर छुपी, वो है इसकी हाइट। कभी एरो छोटा हो सकता है, कभी एरो बड़ा हो सकता है, तो वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दूसरा बनता है हाइट ऑफ इमेज। जरूरी है ये समझना, क्योंकि मैग्निफिकेशन को भी हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी दिख गई, कैसे दिखी? माइक्रोस्कोप पे इतनी छोटी जितनी बड़ी दिख जाती है जूम होकर के, कैसे? टेलीस्कोप पे इतनी दूर की चीज इतनी पास दिख जाती, कैसे? मैग्निफिकेशन। कन्वेक्स लेंस में चीजें बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखिए, कन्वेक्स लेंस होती है, वो कैसे दिखता है? ये सब पढ़ाई हमें पढ़नी है, ये सब इंटरेस्टिंग है। समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। एक बार रे डायग्राम किसी बच्चे का क्लियर हो जाए, कुछ भी वो कैलकुलेट कर ला सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट किधर रखा है बता, मैं इमेज बता दूंगा किधर है, कितनी बड़ी होगी, सीधा कैलकुलेट करके बता देगा। फॉर्मूले पढ़ने हैं, नो टेंशन। तो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए रे डायग्राम पढ़ने के बाद। चीज़ों को समझना, ध्यान से पढ़ो रे डायग्राम। मैंने बोला ध्यान दे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्लियर। अब और दो चीजें आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है हाइट ऑफ इमेज। अब यहां पे सर क्या करें? ऐसा यूवी जैसा है क्या? नहीं, यहां पे आसान है थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट पहले आता है, इमेज बाद में आती है, ये हमेशा सिलसिला रहेगा ही, ठीक है? तो यहां पे पहले बोलेंगे एच, फिर बोलेंगे एच डैश। कुछ कुछ किताबों में, ठीक है, यहाँ पर भी गंद मचा रखी है, कुछ कुछ किताबों में यही चीज आपको एच डैश एच डबल डैश, कुछ कुछ किताबों में H1 H2 देखो तरीके हजार, लेकिन मतलब पहले H फिर H डैश आ रहा है, या तो फिर पहले H डैश फिर H डबल डैश आ रहा है, या तो फिर H1 H2 आ रहा है। फर्क पड़ता? हमको समझ आ रहा है कि यार ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और इमेज की हाइट क्या है। इज दैट क्लियर? चलो, तो मैं भी ये लेके चलूं, ये कन्वेंशन लेके चल लूं, कोई प्रॉब्लम? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक चीज होगी और हाइट ऑफ इमेज एक चीज होगी। तो ये एरो की जो लेंथ होगी, ये दर्शाएगी क्या है? उसकी हाइट। तो जहां पे ये हमने निकाला एरो, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? बोल बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इसकी हाइट होगी, ये होगी H से डिनोट ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब क्योंकि ये हमने बना लिया, ऑब्जेक्ट को हमने लेंस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया, बढ़िया है सर। ये ऑब्जेक्ट लेंस में रखेंगे तो लेंस की दूसरी तरफ इसकी इमेज भी तो दिखेगी। अब वो कैसी दिखेगी, ये हमारा रे डायग्राम पे निर्भर करता है। ये हमारा रे डायग्राम पे निर्भर करता है, ध्यान दे बेटा। तो अब मान ले अभी क्यू मान के चलता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट इतना है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट इतना है, मतलब इसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट होगी, ये लेंस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर रखा है, जो कि डिस्टेंस यू कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमेशा, ये कन्वेंशन है, अभी ये कन्वेंशन वाली बात है, ठीक है? हमेशा लेफ्ट से लेकर के राइट तक जाने वाली रेस को हम दिखाते हैं। रेस कैसी दिखाएंगे बेटा? लेफ्ट से राइट। ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है। अब ये कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा, साइन याद रखनी पड़ेगी। देखो, हमेशा जो इंसिडेंट रे है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है, वो किस तरफ बैठेगा? क्यों सर राइट में नहीं रखते? रख सकते हो, फिर कन्वेंशन के साइन आपको सब उल्टे करने पड़ेंगे। प्लस माइनस हम कैलकुलेशन करने के बाद जो आते हैं ना, वो सब उसकी बात कर रहा हूं। इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज वगैरह, वो सब फोकल लेंथ वगैरह, ये सब चीजें। अब देखो,
हम कन्वेंशन क्या बना के चलेंगे, कन्वेंशन यानी कि मानना, ये हमको करना ही ऐसा कि भाई लेफ्ट से लेकर के राइट तक क्या रहेगी, सारी इंसिडेंट रे जाएगी। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हमको कहां पे रखना होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में रखना होगा। इज दैट क्लियर? हमारी इमेज कहां पे बनेगी, राइट साइड में बनेगी। अब इमेज बनती कैसी है, इसका आपको याद रखना है। एक रे निकलता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चा जानता है जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा तो पास कहां से होगा, फोकस से पास होगा। यहां पे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसका फोकस भी तो होगा। वो डिपेंड करता है ये लेंस कितनी मोटी कितनी पतली है, वो मैंने पढ़ाया था आपको, कितने दूर फोकस रहेगा, ठीक है। उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, इतने जल्दी नजदीक कन्वर्ज कर रहा है, दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है रेस को, वो उस लेंस की ताकत पे, पावर ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है। उसकी कितनी मोटी पतली लेंस है, क्या कांच है, उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर लेंस पे डिपेंड करता है। तो ये मेरे पास लेंस है और मान ली इसका फोकस यहाँ पे बन रहा है। रादर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका अगर मैं इमेजिनरी स्पेयर ड्रॉ कर लूँ तो उसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा उसका आधा बराबर क्या रहेगा, फोकस रहेगा। उसका आधा बराबर क्या रहेगा। और डायग्रामेटिकली आपको ये याद भी करना है, ध्यान से सुनना, डायग्रामेटिकली आपको याद भी करना है, जहां पे इसका इमेजिनरी स्पेयर कंप्लीट हो रहा होगा कि नहीं होगा, जहां पर भी इसका इमेजिनरी स्पेयर कंप्लीट हो रहा होगा तो उसका कुछ सेंटर होगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हम क्या करते हैं, इसको F2 और इसको 2F2 बोल देते हैं। देखो ये अगर F2 डिस्टेंस है तो इसका डबल है, इसलिए इसको 2 टाइम्स ऑफ F2 बोलेंगे, जो कि इसका डबल हो जाएगा ना, तो इसको 2F2 बोलते हैं। जहां पे इसके इस साइड में क्या निकलेगा, बराबर इतने डिस्टेंस पे F1 और इसके और उतने ही डिस्टेंस पे 2F1, ऐसे निकलेगा। अरे यस और नो? तो इतने फोकसेस आपको मालूम होने चाहिए। सर ये सब क्यों बता रहे हो, यही सब रे डायग्राम में घुसा करके पढ़ना है। अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चा फंस जाएगा नहीं तो। अब एक रे आया पैरेलल तो जाएगा कहां से, फोकस से जाएगा, बढ़िया बात। एक रे को डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो कैसे जाएगा, सीधा निकल के जाएगा। सर कोई डायरेक्शन में चेंज, तो यहां पे जहां पे इंटरसेक्शन मिलता है वहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो और वो बनता है आपका इमेज। ये क्या बनेगा, आपका इमेज। समझे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है। अब आप देखना ऑब्जेक्ट के एरो की लेंथ से इमेज के एरो की लेंथ, मतलब आपका ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया, ऐसे समझा जाता है। अब ध्यान से सुनना, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये नेचर ऑफ इमेज, साइज, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है। सुनो, जब ये रे नीचे चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। मैं यहां पे लिख देता हूं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस लिखूं, समझ आएगा। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो मतलब ये इमेज जो है कैसी नजर आएगी, इन्वर्टेड नजर आएगी। सर ऐसे क्यों, बहुत अच्छे से समझा, तो ध्यान देना, ध्यान भटकाने के लिए मैंने बोला ध्यान दे। ऑब्जेक्ट उसकी इमेज निकली, अगर ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो उसको बेटा अपन इरेक्ट बोलते हैं। इमेज कैसी है, इरेक्ट है। पढ़ेंगे वो भी कंडीशन, कब ऐसे होगा, ऐसा कब होगा, पढ़ेंगे। हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन क्या निकलती है ये भी पढ़ेंगे। 6 कंडीशन है उसके लिए। कितनी कंडीशन है, बहुत मजा आएगा। हर एक कंडीशन बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, हर एक कंडीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर लंबा जाएगा बेटा, लेकिन पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से सुना। इतना क्लियर, बाकी बातें आगे बता दो। तो आप रे डायग्राम को देख के सब कुछ बता रहे हो कि भैया इमेज जो है वो इन्वर्टेड मिलने वाली है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी आ रही है। ओके, तीसरी बात, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक का भी कुछ डिस्टेंस होगा इमेज तक का, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ। तो ऑब्जेक्ट यहां पे पहले लेंस के करीब था तो इमेज उससे थोड़ी सी दूर मिली है भाई, देखो जरा, है कि नहीं। हाँ डन,
बच्चों? ये समझ में आया सब कुछ? छाप लो इसको, चलो छाप लो छाप लो। हाँ नहीं रोको, एक मिनट मैं कुछ बताने वाला था, मैं भूल जाता हूँ देखो ऐसे कॉल वॉल पे। हाँ ध्यान दो। अब ये सब क्यों, ये पढ़ा क्यों रहे ना कन्वेंशन, ये सब देख। यहाँ पे जो डिस्टेंस चलेंगे, मैंने बोला इधर में सब कैसे चलते, निगेटिव। यहाँ पे नीचे की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो भी कैसे, ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो, और यहाँ पे जो डिस्टेंस चलेंगे वो भी। सर ये डिस्टेंसेस का हमें क्या आचार डालना है? नहीं, बहुत यूजफुल है। देख हम जब फॉर्मूलेस की मदद से कैलकुलेट करेंगे, और जब भी हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे, तो ऑब्जेक्ट मान ले आपको न्यूमेरिकल में बोलेगा ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय u का जो डिस्टेंस है वो -20 लोगे, +20 नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है u कहां पे आता है, हमेशा निगेटिव साइड में। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब भी बोलेंगे तो कैसा लेंगे हम? अरे ये बात समझ। फिर बराबर सॉल्व करने पे जो आंसर मिलते हैं फिर वो निगेटिव पॉजिटिव आते। तो वो मान ले हाइट तूने फाइंड की, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m = h-1 तूने फॉर्मूला लगा दिया। फिर तेरे को हाइट जो है मान ले तेरे को ये जो इमेज की हाइट है वो निगेटिव आ गई। तेरे को नहीं पता इमेज कैसे दिखी, तूने रे डायग्राम नहीं बनाई, तूने बस न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और तेरे को h डैश का आंसर क्या आया? मान ले तेरे को h डैश का आंसर आया बेटा -5 सेंटीमीटर। क्या आया? अब तू इस माइनस साइन को देख करके पता देगा कि भाई माइनस आया है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इमेज कैसी है? तेरे को रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो इसलिए साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाता है। ये माइनस साइन का महत्व है। अरे ये बात समझ। इस जगह +5 आंसर आता तो ये इमेज ऐसी होती नहीं, ये ऐसी आ जाती ऊपर प्लस की तरफ। गेटिंग और नॉट? तो समझ रहे हो कि ये सब साइन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये पढ़ाया जा रहा है साइन कन्वेंशन? अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? चल अभी आप छाप लो सब कुछ, ये जितना भी बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ अच्छे से लिखना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस, कर लो आराम से, इसको कंप्लीट कर लो।